धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिष्टतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् वेदसार शिवस्तवः पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामिम् सुरेशं सुराणातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यं दुभूषं विरूपाक्षमिन्द्रभवनीत्रिनेत्रं सदानन्दवीरे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिं जटाजूटधारिं त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे यते यत्र विश्वम् न ग्रीष्मो न
शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं समीरे। शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासतं भासतानां तुरीयं तमापारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्। नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य। पाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमाम्यो नगण्यः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेकदेकस्त्वं पासि विदधासि महेश्वरोऽसि। त्वत्तो जगद्भवति देव भवस्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश। लिङ्गात्मकं हरचराचरवीश्वरूपिम्। इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतो वेद। रागादिरोगान् सततानुसक्तान् अशेषकायः प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिजान् जङ्घान् यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी की आराधना करते हुए हमने शिव की पूजा की। आज का दिन एक विशेष दिन है और ये दिन आज सोमवती अमावस्या का दिन है। शिव का दिन माना जाता है और शिव नाड़ी के प्रथम गुरु को माना जाता है। नाड़ी का ज्ञान शिव के माध्यम से नंदी द्वारा होते हुए चराचर लोक तक पहुंचा। इसी ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए हमने इस सोमवती अमावस्या के दिन का चयन किया, वरना अमूमन सामान्यतः अमावस्या के दिन कोई कार्य नहीं शुरू किया जाता। पर आज की अमावस्या एक विशेष अमावस्या है, शिव की अमावस्या है, शिव की पूजा होती है। तो शिव के शास्त्र का आदान प्रदान हम आज एक दूसरे के साथ करेंगे। दो तीन चीजें छोटी छोटी, चूंकि एक प्रोफेशनल
नेटवर्क है और हम लोग ऑनलाइन बात करेंगे, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको एक नोट के रूप में ग्रुप में भी भेजा है और शायद सबने पढ़ा होगा, तो उसे ध्यान रखिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट है सबको, लैंडस्केप में रखिएगा अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो, पोर्ट्रेट में नहीं, लैंडस्केप में। अगर आपका टैबलेट या फ़ोन है तो लैंडस्केप में रखिएगा। उसका कारण आपको जैसे जैसे समय चलेगा आपको पता चलेगा, क्योंकि लैंडस्केप में मुझे भी और आपको भी बड़ा व्यू मिलेगा। तो जब हम नाड़ी परीक्षा आपको सिखाने वाले हैं तो उसमें अभ्यास की प्रक्रिया है, ये वर्कशॉप है। बात समझे, यहाँ पर नाड़ी की सिर्फ बात नहीं होगी, सिर्फ नाड़ी की बात कतई नहीं होगी। यहाँ पर बात होगी नाड़ी कैसे देखना, ये सिखाने की, और साथ में ही कुछ और बातें होगी। उन बातों में सबसे महत्वपूर्ण अगत्य है कि अगर कोई चीज़ है तो वो है आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों को जो जानते हैं उनके लिए रिवीजन, जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक नया अभ्यास। पहली बार, क्योंकि ये अनेकों बार हम लोग पिछले 28 साल से मैं नाड़ी परीक्षा सिखाता हूँ, और पिछले 6 वर्षों से लगातार पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में नाड़ी परीक्षा सिखाने के लिए परिभ्रमण करते रहे। और जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो अब हिलना फिरना तो मुश्किल हो गया, तो हमने कोशिश की कि हम ये नाड़ी परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से दें। पिछले सितंबर अक्टूबर में हमने विदेशों के लोगों के लिए नाड़ी परीक्षा ऑनलाइन की थी, वो अनुभव था ही। तो लॉकडाउन के बाद अप्रैल से हमने ये ऑनलाइन परीक्षा, नाड़ी परीक्षा सिखाने का प्रयास शुरू किया। और जैसे सिखाने लगे तब पता चला कि ये ज़्यादा बेटर तरीका है। मेरी बात को बड़ी गांठ बांध के सुन लो आप, ये एक बेहतर तरीका है। बेहतर क्यों? एक तो हमें कहीं ट्रैवल नहीं करना है, ये तो बहुत छोटा हिस्सा हुआ, और बड़ा हिस्सा जो है मैं आपसे अकेले से बात कर रहा हूँ हर बार। अब देखना, यहाँ पर जब बात होती है मेरी आपसे बात हो रही एक एक से। मैं ये हॉल भरा है, 950 हजार आदमी है, उनके साथ नहीं बात कर रहा। मैं यहाँ पर हर एक व्यक्ति के साथ इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, आंखों में आंखें डाल के। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे ऑनलाइन टीचिंग में लगी कि यहाँ पर मैं आपसे वैयक्तिक रूप से बात कर रहा हूँ, आपकी हर शंका को सुनूंगा जैसे कि मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, हर शंका का जवाब भी दूंगा। और साथ में जहां आपको मैं नाड़ी परीक्षा करने की बात बताऊंगा तो आपकी उंगलियां सटीक है या नहीं, ये भी मैं बहुत नजदीक से देख पाऊंगा। ये मैं हॉल में कभी नहीं देख पाता था। मैंने अनेकों वर्कशॉप, करीबन 250 पौने 300 के आसपास वर्कशॉप भारत के हर एक कॉलेज में लिया है। हर एक एसोसिएशन ने हमें बुलाया था, परंतु ये समस्या वहां बहुतायत में आती थी। जहां संगठन बुलाता था, डॉक्टर्स बुलाते थे, एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करते थे होटल का, वहां सब लोग बिल्कुल बैठ जाते थे और सुनने की कोशिश करते थे। ये लेक्चर नहीं है, ये करने की चीज है। ध्यान में रखना, नाड़ी परीक्षा ये करने की चीज है। आप ये अगर सोचते होंगे कहीं से भी दूर दूर तक कि मैं सुना दूंगा और आपको नाड़ी परीक्षा आएगी, तो मैं माफी चाहता हूं आपसे पहले ही। अगर आप नहीं करोगे तो नाड़ी परीक्षा आपको नहीं आएगी। नाड़ी परीक्षा ये करने की चीज है, तैरने जैसी। तैरने की आप हजारों लाखों किताबें पढ़ डालो, रट डालो, जब तक पानी में उतरकर हाथ पांव नहीं हिलाओगे तब तक आप तैर नहीं सकते। वैसे ही नाड़ी परीक्षा है, दोनों में कॉमन फैक्टर एक ही है, नदी। नद इस धातु से ही नाड़ी ये शब्द का जन्म हुआ है, जो प्रवाह है। और प्रवाह को समझने के लिए हमें प्रवाह के साथ चलना पड़ता है। अगर हम ये सोचेंगे कि प्रवाह के विरुद्ध चलेंगे
तो शायद ही आपको नाड़ी परीक्षा में कुछ हाथ लगेगा। बड़ा वर्सटाइल ग्रुप है आज का। कुछ यूजी स्टूडेंट है, कुछ पीजी स्टूडेंट है, कुछ प्रैक्टिशनर्स है, कुछ अभी पास हुए हैं पर ना पीजी कर रहे हैं ना एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। और कुछ, मेरी एक बहन है यहाँ पर जो छोटी सी है, 11th में है। वो कही क्या मैं नाड़ी परीक्षा सीख सकती हूँ? मैंने कहा प्रयास करो, सीखने की तीव्रतर इच्छा होगी तो सीख पाओगे। रिमेंबर, इट इज द चाइल्ड, इट इज द चाइल्ड। आपको ये सब नोट्स निकालने का नहीं है सर, मैं विनती करता हूँ सबको। ये रिकॉर्डिंग आपको लाइव मिलने वाला है, पूरा की पूरा मैं रिकॉर्डिंग आपके पास दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना उसे, जब चाहे जितनी बार चाहे सुन लेना, शांति से नोट निकालना। अभी श्रवण भक्ति करना, एक ही इंद्रियों को कान में लेना, आंखें और दूसरा है कान, कोई नोट्स निकालना नहीं। किताब मैंने आपको भेज दी है, कुछ लोगों को शायद मिली होगी, कुछ लोगों को मिलने में होगी, आने वाले 3-4 दिनों में मिल जाएगी। तो आपको देखने के लिए जब नाड़ी परीक्षा एक्चुअल में शुरू होगी तब आपके पास नाड़ी परीक्षा की किताबें पहुंची होगी। तो आपको उसके लिए भी समस्याग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। जब पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध हूँ। कोर्स होने के बाद 1 महीने तक निश्चित रूप से रोज सवेरे मैं ग्रुप में आने वाले प्रश्नों को देखता हूँ और उसमें जवाब दूंगा। तो आपकी एक भी शंका बिना उत्तर के नहीं जाएगी। ये मेरे अपनी इच्छा है कि हर व्यक्ति नाड़ी देखना सीखे। आप लोग अगर मेरे कुछ और वीडियोस देखना चाहते हो जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, आपने देखा मैं एक्सटेम्पो बोलता हूँ, कोई नोट्स या कोई प्रेजेंटेशन लगाया है मैंने, आज भी नहीं, आने वाले 10 दिन में 1 दिन भी नहीं लगेगा। जो कुछ बात होगी उत्स्फूर्त होगी, और ये उत्स्फूर्तता के कारण मेरा हर एक लेक्चर थोड़ा सा अलग अलग चलता है। मूल सिद्धांतों में बदलाव नहीं होता। कौन सा कल्प? तो हमारा हर लेक्चर थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि व्यक्तिकरण में थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। तो मेरे काफ़ी सारे करीबन 50-60 वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, नाड़ी गुरु के नाम से, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर अनेकों विषयों के नाड़ी के संबंधित, सिर्फ नाड़ी के संबंधित अनेक विषयों को छुआ गया है और वहाँ पर बात होती है। आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से, तकरीबन पिछले 20 दिन से हमने एक नई मुहिम छोड़ रखी है। वो नई मुहिम है कि सेल्फ पल्स डायग्नोसिस। अभी तक नाड़ी परीक्षा जो है हम लोगों के हाथ में थी, चिकित्सक करते थे और चिकित्सक नाड़ी देखकर रुग्ण को बताते थे। काफी सारे लोग, आप भी रोज नाड़ी परीक्षा करते होंगे, इसकी मुझे आशा, और आशा ही नहीं निश्चित ही है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने भी मेरे आयुर्वेद से संबंधित लोग यहाँ पर हैं, वो सभी लोग नाड़ी पे उंगली नहीं रखते हैं ऐसा कहते हैं, तो मैं उन पे विश्वास नहीं करता हूँ। नाड़ी पे उंगली रखते रखते और रखते ही है। नाड़ी देखकर कुछ निदान करने का प्रयास वो जरूर रूप में करते हैं, 100% करते हैं। नाड़ी परीक्षा के रूप में जो विशेष परीक्षा पद्धति है, शायद उस पद्धति का करते हैं क्या नहीं, इसमें अंतर हो सकता है। या जो नाड़ी परीक्षा की पद्धति आपने अनुभूत की है, आपने देखी है, आपने समझी है, उसी तरीके से मैं बताऊंगा, ऐसी अपेक्षा भी गलत होगी। हम नाड़ी परीक्षा का इतिहास देखेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा था। नाड़ी परीक्षा के बारे में
जानने के पहले आयुर्वेद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हमको नाड़ी परीक्षा क्यों करना, क्या महत्व हो सकता है, किस तरीके से बदलाव हमें मिल सकता है, ये हमें ध्यान में आएगा। तो हमारी नाड़ी परीक्षा एक सटीक रूप में कारगर उपयुक्त पद्धति आपके लिए होगी। आप में से 3-4 लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ लोग सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, कुछ लोग अभी पढ़ रहे हैं। इन सबको बड़ी सुविधा है। ये सुविधा क्या है कि वो दूसरे की नाड़ी देख सकेंगे। जो मैंने बताया उसको प्रत्यक्ष रूप में देखकर अनुभूत कर सकेंगे। पर जो आयुर्वेद से संबंधित नहीं है उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर वालों के, अपने कलीग्स के, मित्रों की नाड़ी देखने की प्रयासरत रहना चाहिए। मैंने आपसे कहा नाड़ी देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नाड़ी देखने की प्रैक्टिस करना। नरूला जी जरा अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। आप सीनियर प्रैक्टिशनर लग रहे हैं इस पूरे ग्रुप में, इसलिए आपसे पकड़ा मैंने। जिनका भी वीडियो चालू होगा उनको देखूंगा तो मैं उनसे प्रश्न हाँ पूछूंगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ? तो श्योर 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 सर श्योर। मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ, कहाँ देखते हैं नाड़ी? बड़ा सामान्य प्रश्न है, कहाँ देखते हैं नाड़ी? मेल की राइट, रेडियल रेडियल नर्व और रेडियल पल्स वो देखते हैं हम लोग, रेडियल आर्टरी, और मेल के राइट, फीमेल के लेफ्ट। बढ़िया, एकदम बढ़िया, उम्दा है। चेतन जी आप भी ऐसी नाड़ी देखते हो क्या? कौन है जो रेडियल आर्टरी के बिना नाड़ी देखता है? या आपने कभी किसी डॉक्टर को देखा है कि जो रेडियल आर्टरी के बिना नाड़ी देखता है ओपीडी में? मेरा सवाल बड़ा सटीक है, क्योंकि अगर अस्पताल में काम करते हो तो आप निश्चित रूप से उसके पाँव पर भी उंगली रखोगे, डॉर्सल देखने के लिए रखोगे रखोगे और रखोगे ही। अगर आप प्राइमरी हेल्थ वर्कर हो या सीपीआर करना है आपको, रास्ते में कोई बेहोश मिलता है, आप रेडियल पे नहीं ले जाओगे हाथ, कैरोटिड पे हाथ लेके जाओगे। हाँ यहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि हाँ जी, हाँ जितने भी लोग जिनको प्राथमिक चिकित्सा सिखाई जाती है, जो डॉक्टर नहीं है, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा का मतलब है मेरा फर्स्ट एड या रेस्क्यूएशन सिखाया जाता है, सीपीआर सिखाया जाता है, स्काउट, एनसीसी, पुलिस, आर्मी, हेल्थ वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ, सबको सिखाया जाता है। और इन सबको एक ही चीज सिखाई जाती है, यहाँ पल्सेशन लगता है क्या देखो, लग रहा है तो दौड़ो, जो भी कुछ कर सकते हैं करो, क्योंकि वो जिंदा है। और कहा भी दुनिया में बहुत जगह पर, जैसे मैंने आपको डॉर्सल का उदाहरण दिया, इग्मानल में नाड़ी लगेगी, एक्जिला में नाड़ी लगेगी, एक्जिला मतलब यहाँ पर ब्रैकियल है, वो भी लगेगी। हम यहाँ पर जहाँ बीपी देखते हैं वहां भी पल्स लगती है, कैरोटिड में लगती है, यहाँ रखेंगे उंगली तो यहाँ भी रखती है। देखो लगता है क्या पल्सेशन? और एक जगह बताता हूं मैं, यहाँ लगती है क्या? देखो आंखों के बिल्कुल अंदर के साइड को, नाक पर दबा देना धीरे से उंगली को, देखो पल्सेशन लगता है क्या? ऑर्बिटल आर्टरी लगती है यहाँ पर। और एक सिंपल जगह बताता हूं मैं, जहां हम अंगूठी पहनते हैं, इसको अगर हम अंगूठे और तर्जनी के बीच में पकड़े, यहाँ भी पल्सेशन लगेगी आपको। अरे जहां जितनी भी आर्टरी है सब पल्सेट करेंगी, तयशुदा नहीं कर रही है पल्सेट तो वो 2 कारणों से होती है, सिर्फ निदान है उसका सीधा, या तो योगी जी ने कहा
राम नाम सत्य है, तो उसका राम नाम सत्य हो गया तो नहीं लगेगी पल्स। और दूसरा कारण है, वो सफरर है, उसको एक बीमारी है टाकामाशी डिसीज नाम की, याकोहोमा डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसको पल्सलेस डिसीज भी कहते हैं। वहां नहीं लगेगी। अगर रुग्ण आपके साथ बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, उसके शरीर की हलचल हो रही है और नाड़ी नहीं लग रही है, तो ये मत समझना कि वो मरा हुआ है, कोई बाहरी तत्व उस पर काम कर रहा है। चांसेस उसके बहुत ज़्यादा वही होंगे कि वो याकोहोमा डिसीज से परेशान होगा। पर नाड़ी नहीं लगने का मेजॉरिटी कारण याकोहोमा डिसीज अपने भारतवर्ष में बहुत ही अनकॉमन है। मैंने मेरे पूरे 35 साल की जिंदगी में एक पेशेंट देखा है। तो मिलता नहीं है जनरली। और हमारे यूजिन बुलवार्ड जो हैरिसन के चीफ एडिटर है, वो कहते हैं व्हेन यू डायग्नोस अ रेयर थिंग, व्हेन यू डायग्नोस अ रेयर थिंग, चांसेस ऑफ योर बीइंग करेक्ट आर रेयर। जब कोई आप बड़ी दुर्मिल चीज को डायग्नोस करते हो तो आपके ठीक होने के, निदान ठीक होने के चांसेस भी बड़े दुर्मिल होते हैं। ठीक होने के चांसेस नहीं होते उतना अधिक जितना हम सामान्य निदान करते हैं। तो और इसलिए हम डॉक्टर लोग, अब बात देखना, कभी भी हम डॉक्टर लोग पहले झटके में कभी भी टेढ़ा मेढ़ा निदान नहीं करते। हम कॉमनेस्ट आइटम ढूंढते हैं। भाई क्या होता होगा, इसको फीवर है, वायरल होगा। आया पेशेंट के, आप तुरंत उसको ये नहीं कहते इसको तो कोविड हो गया। कोविड सेंटर में भी काम करने वाले 2 भाई है मेरे यहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं कह सके ना। क्यों मेधा जी, आपके पास बुखार वाला पेशेंट आया, कल से बुखार आ रहा है, तुरंत कोविड? नो सर। नो। हम नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हमारी ऑटोमेटिक बिल्ट इन ट्रेनिंग इस तरीके की है, क्योंकि हम निदान करते वक्त सामान्य चीजों का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा सा आयुर्वेद का आपका टेस्टिंग ले लूंगा, चलेगा? बाद में नाड़ी पे बात करेंगे। हम 10 दिन करने वाले हैं, इसमें से 2 या 3 दिन मैं आयुर्वेद पे बात करने वाला हूँ। दोषों को कौन कौन जानते हैं? दोष शब्द किसने किसने सुना है? सर मैंने सुना। अच्छा, सबने सुना है, बढ़िया यार। कौन बताएगा मुझे? प्रत्युषा, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन? जी सर। प्रत्युषा, जी सर। बताइए। सर दोष शरीर का मतलब मूल है। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम बोलते हैं सर। वेरी गुड। मतलब सर शरीर का मतलब 3 प्रकार के दोष होते हैं सर, वात पित्त और कफ होते हैं। ओके। और सर वात के भी 5 प्रकार के होते हैं, मतलब ऐसे प्रकार और बताए गए हैं। अरे भाई, मैं आपसे दोष पूछ रहा हूँ, आप मुझे प्रकार बता रही है। क्या होता है किशोर जी? भूले नहीं हो तो थोड़ा सा याद करके बताओ ना हमें। आप अनम्यूट करना पड़ेगा पहले। ये जो आपका माइक है उस पे लाल कलर होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। उसको स्पर्श करिएगा और आपके फोन को इस तरीके से रखिएगा। क्या होते हैं दोष? जी सर, वात पित्त ये तो नाम है उनके। हमारे बॉडी के अंदर धातुओं की अवस्था सम नहीं होना। सुहेल जी, તમને શું લાગે છે? क्या होते हैं दोष? There are 2 types of doshas, manas dosha and sharir dosha. Oh, wonderful. क्या होता है? पर ये आपने टाइम्स बता रहे, वो 15 बता रही है, आप कह रहे कि ये इसको बैलेंस में नहीं होने से होता है दोष। होता क्या है दोष? चलो मैं पूछता हूँ आपको, थोड़ा इसको थोड़ा आसान करके पूछता हूँ। मेरा वेट 90 किलो है, मेरे शरीर में दोष है क्या? ये प्रत्युषा कहते हैं कि दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। तो मेरा शरीर जो 90 किलो का है उसमें दोष धातु मल होंगे क्या?
सोहेल भाई? जी डेफिनेटली होंगे। डेफिनेटली होंगे, बढ़िया। अब मुझे बताइए कितना किलो का वात है, कितना किलो का पित्त है और कितना किलो का कफ है? ऐसे अनुमान से 90 किलो तो मेरा वजन हम बताएगा। आप मुझे नहीं कह पूछा सकते बात ना है, सर मेरा कि वेट कितनी बात है। 190 किलो है। जब मेरा वजन 90 किलो है तो ये वात पित्त कफ मेरे शरीर में कितने होने चाहिए? चलो मेरे तो ज्यादा है, ये चेतन राम के थोड़े कम होंगे। उनका 60। कितना किलो वजन है आपका? 58। चेतन राम जी, यस सर। कितना वेट है आपका? 62। 62। 90 से कम है तो इनमें वात पित्त कफ मेरे से ज्यादा होंगे कम होंगे? कितना सिंपल। मैं पहला सवाल पूछा जो वात पित्त कफ। पहला दिन जब हम आयुर्वेद कॉलेज में प्रवेश लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमें अष्टांग हृदय सिखाया जाता है, सूत्रस्थान। जो श्लोक मैंने पढ़ा, रागादिरोगान सततानुसक्तान अशेष प्रसुतान शेषम, उसके बाद तुरंत दूसरा श्लोक आता है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः ते व्यापिनो अपि रुन्नाभ्यो अधो मध्य ऊर्ध्व। पहला आयुर्वेद से साथ जब पाला पड़ता है तो पहला श्लोक सुनते हैं हम, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा। और तब से मेरे ख्याल से ताउम्र हम इन 3 दोषों के साथ झगड़ते रहते हैं। ये 3 उम्र, ये 3 दोष हमारे शरीर में जब समावस्था में रहते हैं तो वो आदमी को निरोगी रखते हैं, ये हमने सुना। वो बिगड़ते हैं तो बीमार करते हैं। अब ये समावस्था का मतलब, मेधा जी? सर प्रकृति। यस सर। प्रकृति स्थल। वंडरफुल। शिवाली, तो आप मुझे जरा ये बताना कि ये कह रही है मेधा जी की ये प्रकृतिस्थ होने चाहिए, मतलब ये 33 तक का नहीं हो सकते? यस सर। हर एक के अलग अलग होंगे। हाँ। तो समावस्था में रहना मतलब क्या? जहाँ पे तीनों दोष बराबर हो, मतलब जैसे जिनके गुण कर्म जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, लाइक प्राकृत अवस्था में होने चाहिए। तो उसको सम प्राकृतावस्था यानी? मतलब जैसे तो नाड़ी परीक्षा में हमें ढूंढना क्या है? दोष। दोष। यस सर। बात समझो आप। मैं ये And दोषों पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि नाड़ी परीक्षा में हमें ढूंढना क्या है? तो दोष। yes, अगर sir. हमें दोषों को ढूंढना है तो दोषों के बारे में जानकारी चाहिए। जब तक हमें दोष ही नहीं मालूम तब तक ढूंढेंगे क्या? एक स्टोरी सुनाई जाती थी बचपन में हमें। कोई एक आदमी को एक साधु महाराज मिलते हैं, महात्मा जी, और वो कहते हैं तू एक काम कर, ये किनारे पे पारस मणि है, तू उसे लोहे को लगाकर देख, अगर वो सोना हो गया तो तेरे पारस मणि मिल गया, तो तू जिंदगी में जहां भी लोहे को लगाएगा उसका सोना बनेगा। ये अपना निकलता है, शाम को निकलता है, हर एक को लगाता है, देखता है, लगाता है, देखता है, लगाता है, देखता है, सोना कुछ होता नहीं है। ये रात भर ढूंढते ढूंढते जाता है, नीचे से पत्थर उठाने का, लोहे को लगाने का, आगे जाने का। सवेरे जब सूरज उगता है तब उसको पता चलता है कि उसके हाथ में जो लोहे का टुकड़ा था वो सोने का हो गया। और कौन से पत्थर से हुआ ये उसको ज्ञात नहीं होता है। हमारे नाड़ी परीक्षा के साथ भी बहुत कुछ यही है। हम नाड़ी परीक्षा देख तो लेंगे, नाड़ी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाड़ी पर आप उंगली रखो और आपको स्पर्श नहीं हो जाए। ट्राई करिए, रखिए जरा नाड़ी पे उंगली। कहाँ रखते हैं नाड़ी पे उंगली? दिख रही है क्या? मेरा हाथ दिख रहा है आपको? हाँ जी। अंगूठे के नीचे, अंगूठा जहाँ है हाथ में उसके नीचे आना चाहिए, उस पर उंगलियां रखिए। मिल रहा है स्पर्श?
यस। ऐसा कौन बंदा है जिसको टच नहीं, स्पर्श महसूस नहीं हो रहा है? सबको हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी को? रिद्धि, हो रहा है सर। हो रहा है? अरे आपको भी नाड़ी का स्पर्श हो रहा है, बड़ा गड़बड़ है। तो नाड़ी देखने के लिए नाड़ी का स्पर्श महसूस करना है, तो ये हम सबको होता है। सिर्फ इसमें से समझना कि इसका मतलब क्या है, इतना ही डिफिकल्ट है। तकलीफ क्या बाकी है? नाड़ी का स्पर्श समझना ये मुश्किल नहीं है, नाड़ी को देखना ये तो कतई मुश्किल नहीं है। आपको नाड़ी का एनालिसिस करना, उसका अनुमान करना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और नाड़ी से अनुमान किस चीज का करेंगे हम? दोषों का। तो हमें दोषों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये वायु पित्त कफ, तो मेरे 90 किलो में या 62 किलो चेतन में या आपके 70-75 किलो में किसमें कितना किलो लीटर मीटर क्या है, कुछ कोई बता सकता है? सैयद भाई बता सकेंगे? इतना देर टाइम पास मत करो यार, 10 दिन है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि आप एक छोटे छोटे प्रश्न पर अटक कर बैठे रहो। सर उसकी प्रकृति पे डिपेंड करेगा कि कितना वात है, कितना पित्त और कितना चलो, कफ। आपकी प्रकृति आपको पता है? यस सर। आपका वजन पता है? पूछना नहीं यस चाहिए, औरतों को वजन नहीं पूछते हैं, पर नो सर। अभी बुढ़े आदमी को ये सब अलाउड है। यस सर। कितना वजन है आपका? सर 49। 49? अरे मेरे से तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ? चलो बढ़िया। अब ये 49 किलो में आपको प्रकृति पता है, तो आपके शरीर में कितना कफ, कितना वात और कितना पित्त है, बता दीजिए। सर वो एग्जैक्टली नहीं पता, बट सर प्रकृति थोड़ा बहुत असेसमेंट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग सर वात पित्त है इतना बस किलो तो पता है। आपको एग्जैक्ट बताया कि नहीं बताया? यस सर। वात पित्त कफ भी तो होंगे। नो सर वो एग्जैक्ट नहीं पता। एग्जैक्ट पता नहीं है? किसको पता है? हम लोग जितना पास होके जितने साल हो जाएंगे उतने में तो भूल जाते हैं सब। ये रिवीजन उसी चक्कर का काम है। हाँ? जो नए नए पास आउट हुए हैं उनको शायद थोड़ा बहुत याद होगा। ये व्यापीन है। क्या है उसकी व्याख्या? कहती ये व्यापीन है। व्यापीन का मतलब विभू, सभी जगह पर व्याप्त। वाक्पटकार बड़ा सटक रूप से कहते हैं ये व्यापीन है। अंजलि प्रमाण उन्होंने सबका दिया, उसमें रसमल कफ का भी दिया और रक्तमल पित्त का भी दिया, परंतु कफ दोष या वात दोष या पित्त दोष का प्रमाण नहीं दिया। कारण द्रव्य यह शब्द सुना है किसी ने? कारण द्रव्य जानकार? ये शब्द सुना है क्या कभी, कारण द्रव्य? ये भी तो सुना होगा चरक संहिता के पहले अध्याय में सूत्र स्थान में, इत्युक्तम कारणम अथ कार्यम प्रोक्तम कार्यम धातु साम्यम यह, ऐसा चरक कहता है। उसके पहले की है कारण। कारण द्रव्य ने क्या, इस सृष्टि के निर्मिति में जो कारण है उनको कारण द्रव्य कहते हैं। सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई? फिर हम क्या कहते हैं? खादिनी आत्मा मन कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह, ख आदि यानी पंचमहाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पंचमहाभूत। आत्मा, मन, काल और दिशा, कितने हुए? ये 9 कारण द्रव्य है। अगर 9 कारण द्रव्य है तो ये कारण द्रव्य के नाम अभी तो याद है? अभी याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? सुना है दीपांशु?
सुना है सर। सुना है, बढ़िया। कुछ याद भी आ रहा है क्या? कारण द्रव्य कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं। बढ़िया, यानी हमारी शरीर की उत्पत्ति ये कारण द्रव्य करते हैं। यानी मूल रूप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये कारण द्रव्य है। और कारण द्रव्य में क्या क्या कारण है? पंचमहाभूत, मन, काल, दिशा और आत्मा। करेक्ट? यस। इसमें से कुछ मूर्त द्रव्य और कुछ अमूर्त द्रव्य। यह शब्द सुना है आपने, मूर्त और अमूर्त? मूर्त का मतलब जिसको गिना जा सकता है, जिसका दिखता है परिमाण, वो है मूर्त द्रव्य। और बाकी द्रव्य जो है वो है अमूर्त द्रव्य। तो इसमें मूर्त कौन से और अमूर्त कौन से? चलो मैं आपका थोड़ा और आसान करता हूँ। 4 अमूर्त है और 5 मूर्त है। आप बताइए 5 का नाम। अभी नाम 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 बताए मैंने 9। अभी तो जुआ ही खेलना है ना, लॉटरी। ठक्का 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 निकालने टिकट। कौन से है? कौन बताएगा मुझे? 4 महाभूत अमूर्त रह गए और बाकी के जो 5 है वो मूर्त रह गए। 4 महाभूत अमूर्त है। कौन से 4 महाभूत अमूर्त है? वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। ये अमूर्त है। मतलब वी कैन काउंट नहीं कर सकते, वो परमाणु रूप में रहते हैं। फिर आकाश जो हो गया, दिशा के जैसे 10 भेद बताया। मन का भी भेद बताया, अनेक होता है, एक होता है। फिर आत्मा एक ही बताई है। वैसे वो 5 को काउंट कर सकते हैं। क्या आपने अपना लॉजिक लगाया है कि ग्रंथों का लॉजिक है ये? सर पदार्थ में पढ़ा था। पदार्थ में पढ़ा था। कोई इनको सपोर्ट करता है क्या? ऐसा ही होगा सोहेल भाई? क्या लगता है आपको? वोटिंग ले। कितना परसेंटेज लोग मानते हैं कि ये वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये अमूर्त है और बाकी 5 जो है वो मूर्त है? आपने एग्जैक्टली उल्टा कहा है। ये 4 महाभूत, क्योंकि आकाश जो है वो विभू है। कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है ये पता नहीं है। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई मालूम नहीं है, इसलिए वो अमूर्त द्रव्य है। और बाकी जो है आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि रापा, अदभ्याम पृथ्वी, ये सब मूर्त द्रव्य है, क्योंकि उनको उत्पत्ति पता है और अंत भी पता है। नंबर 1। नंबर 2, ये मेजर किए जा सकते हैं। और ये बचे हुए 5 में से एक मेजर किया जा सकता है। कौन सा वो मेजर किया जाने वाले आइटम है? समय। हाँ? समय। समय नहीं मेजर किया जाता बेटा। कौन सा है मेजर किया, जिसका आकार मान दिया है शास्त्र में? दिशा। वो है मन। वो है मन, अनुप्रमाण का। मन कैसा है? अनुप्रमाण का। और आपको एक वक्त आपका मन किसी चीज में हो तो दूसरी चीज आपको सुनाई नहीं देगी, करने नहीं देगी, कुछ नहीं करने देगी। जैसे अगर आपने 100 कागज को एक साथ पिन लगाई, 100 का बंडल नोटों का लिया, उसको स्टेपल किया, तो क्या आप 100 नोटों को एक साथ स्टेपल करते हैं क्या? प्रमिला मैडम, क्या हम एक साथ स्टेपल करते हैं क्या? जब तक 99 नंबर का पेज को छेद नहीं होगा तब तक 100वें पेज को छेद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वैसे ही मन एक विषय पर एक वक्त रहता है, अनेक विषय पर एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसका परिमाण है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और मन, ये 5 जो है वो मूर्त है, जिनका मेजरमेंट है। और आकाश, आत्मा कहाँ आया कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता। जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी को देखा है क्या आपने? कभी मरते हुए आदमी को देखा है सर? किशोर जी, किशोर जी, सुनाई दे रहा है आपको? हमें मरते हुए आदमी को देखा है कभी आपने? किसने देखा है मरते हुए आदमी को? अरे प्रैक्टिस में कभी नहीं देखा मौत? हॉस्पिटल में, कॉलेज में कभी न कभी देखी तो होगी मौत।
हमारे गुरुजी कहते थे जो ज्यादा मौत देखता है वो अच्छा डॉक्टर बनता है। जिसके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट मरे वो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर। जिस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पेशेंट मरते हैं वो सिटी का सबसे ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल होता है, ध्यान में रखना। कोई भी हॉस्पिटल दुनिया के किसी भी कोने में जाके देखो, जिस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मौतें होती है वो सबसे बड़ा अस्पताल होता है। क्योंकि पेशेंट सीरियस होगा तब वही लेके जाएगा जो बेटर हॉस्पिटल है। तो मरेंगे भी तो वही। सर्दी खांसी से कोई मरता है क्या? वेंटिलेटर पे लगाएंगे तो मरने के चांस है। तो बड़ा अस्पताल तो वही होगा जहां मौतें होती है। और मौत देखेंगे कभी तो जिंदा आदमी और मौत ही, मरे हुए आदमी में कोई फर्क नहीं रहता एक्सेप्ट वो जीवित नहीं है। पर उस जीवित रूप में क्या कमी हुई इसका आता पता नहीं चलता। वो है आत्मा। आत्मा की कमी हो गई, मृत्यु हो गए। तो ये सब प्रक्रिया जो है, ये जो अमूर्त है, तो द्रव्य अमूर्त है, वैसे ही शरीर में दोष अमूर्त है, उनका मेजरमेंट नहीं है। बहुत अजीबोगरीब लग रहा है ना सुनने में, कुछ गड़बड़ क्या लगता है आपको? आपके चेहरे पे, सब पे मुझे ऐसा लगता है कि ये नाड़ी परीक्षा सीखने आए कि गुरुजी हमको क्यों ऐसा आलतू फालतू आइटम सुना रहे हैं। हाँ, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखो, कागज पेन लो, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखो। बड़ा आसान एक्सपेरिमेंट है। आपकी सब आशंका एक झटके में पूरी हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ लिखा? डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपका एज इन डेज लिखो। आज आप कितने दिन के हुए हैं? वैसे गूगल में सर्च करते हो तो 1 सेकंड में मिलता है। बर्थ डेट डालनी और एज इन डेज लिखना, वो तुरंत बताता है। अरे ये 13,670 दिन हो गए। XYZ, एज इन डेज लिखो, आपका वेट लिखो। और आप दिन भर में, अमूमन सब लोग जगने के बाद खाना शुरू करते हैं और सोने तक खाते हैं, उसमें क्या क्या खाते हैं उसकी क्वांटिटी के साथ लिखो। आपने सवेरे जगने के बाद जो शुरू किया पेट में डालना, तो क्या क्या खाते हैं और कितनी क्वांटिटी खाते हैं वो लिखो। मैं किसी एक की वॉलेंटरी लूंगा। कौन वॉलेंटियर करना चाहेगा? भाई 13 लोग बैठे हैं मेरे सामने, कोई तो वॉलेंटियर करेगा कि नहीं करेगा? कि जो अपने दोषों के बारे में जानना चाहता हो। चलो राजीव जी, बढ़िया। आपकी डेट ऑफ हाँ बर्थ जी बताओ। सर, 23 मई 1966। 23 मई हाँ जी 1966। हाँ जी। तो आप 54 साल छह महीना तेईस दिन, अभी तो 54 साल 6 महीना और 23 दिन के अगर हम दिन काउंट करेंगे तो कितने होते हैं? 365, 54 years divided. 54 ईयर इंटू 365, 6 इंटू 30, 180 और 23।
18,710 और 205, 18,915 दिन हुए। आपकी एज कितनी है? 18,915 दिन। वेट कितना है सर? ज्यादा है। वेट मेरा आएगा जी 83 केजी। 83 केजी, लवली। 83। अब मुझे एक बात बताओ, ये 83 केजी आपका दोष, धातु, मल, ये तीनों को मिलकर बना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी इसमें तो कोई मैं गड़बड़ बात ही नहीं कर रहा हूँ। दोष, धातु, माला, मूलम, हाँ जी, हिस्टीरम। हाँ, तो अभी आपके यस 83 हाँ किलो जी, हाँ में, जी। 83 किलो में जैसे मैंने कहा कि दोष तो गिनते नहीं आते हैं, तो ये 83 किलो आपका बनता है धातुओं से और अनएक्सक्रीटेड मलों से, जो शरीर से बाहर नहीं पड़े हैं मल, उनका कॉम्बिनेशन वेट है 83 किलो। कैलकुलेशन करते हैं। आप दिन भर में क्या खाते पीते हैं, मुझे बताइए ना भाई, सर। चपाती, दाल, सब्जी वगैरह। सवेरे उठते ही? सुबह उठते फ्रूट। क्या खाते हैं? उठते फ्रूट, मोस्टली एप्पल। कितने एप्पल्स खाते हाँ हैं? जी, ओनली वन एप्पल अप्रोक्सीमेटली कितने ग्राम का होता होगा? मोस्ट प्रॉब्ली होगा वो ज्यादा 200 ग्राम। 200 ग्राम में कम से कम 150। हाँ इतना, हाँ कम से कम 150। 200 ग्राम का एप्पल खाया, उसके बाद उसके हाफ एन आवर में 1 कप ऑफ टी। शक्कर वाली, दूध वाली कि बिना शक्कर की? विद शुगर। विद शुगर। कितनी शुगर लेते हैं? कम ही होती है, जस्ट लाइक हाफ टी, आधा पौना चम्मच। आधा पौना चम्मच। तो दूध? दूध 1 कप में 1/4 होता होगा। ओके, गुड। चलो मैं आपको एक छोटा सा साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ और आप इसको देख लेना, बड़ा याद करने जैसी बात है। हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म जो है 2 हिस्से में चलता है। एक हिस्सा है लिक्विड मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड मेटाबॉलिज्म, और दूसरा है सॉलिड मेटाबॉलिज्म। पानी कितना पीना चाहिए प्रत्युषा? एक आदमी ने पानी कितना पीना चाहिए? मैं तो डिपेंड, जो मैं अब तक, हेलो। हाँ सर जी। सर आप, हाँ मैं उतना पानी पीता हूँ जितनी मुझे प्यास होती है, उसके अकॉर्डिंग लेता हूँ। बिल्कुल। पर हम अगर इसको मेजर करके पीना चाहे तो कैसा मेजर करके पिएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? क्या ऑब्जेक्टिव है? हाँ, अगर मेजर आज के टाइम में मेजर करेंगे तो मैं आएगा 6 ग्लास, नियर 5 to 6 ग्लास। अच्छा, पर आपको मैं डिसाइड करना है कि ये आदमी को कितना पानी पिलाना है, तो कैसे सोचना? पानी कितना पिलाना है? हाँ, मैं बिल्कुल मेडिकल सवाल उसके लिए पूछ रहा हूँ। डिसाइड करना पड़े तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा कि नहीं होगा? अभी एक चीज, हम आईओ चार्ट रखते हैं हॉस्पिटल में, इनपुट आउटपुट चार्ट रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्यों रखते हैं? अगर हमारा इनपुट ऑफ वाटर is more than the output, what will happen? इनपुट ज्यादा है और आउटपुट, एडिमा आएगा, वाटर रिटेंशन होगा, एडिमा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सूजन आएगी आपके शरीर पर। अगर आपके शरीर में जितना पानी बाहर निकलता है उससे आपने ज्यादा पिया, और अगर उससे कम पिया तो
ज्यादा पानी निकला, आपके शरीर में से 2 लीटर पानी निकला और आपने 1.5 लीटर ही पिया, तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। और ये कॉमन है, मैं कोई बहुत अजायब चीज तो नहीं बताया आपको। तो हम पानी कितना पीना चाहिए? बहुत सिंपल सा रूल है। आपकी यूरिन आउटपुट जितना है उसमें 250 से 300 ml ऐड करिए आप। ये 250 से 300 ml किसका ऐड करना है? पसीना, मल के साथ जाने वाला पानी, और रेस्पिरेशन में से हमारे तकरीबन 150 ml पानी रोज निकलता है। इन सबको काउंट करना पड़ेगा, उतना पानी एक्स्ट्रा पी सकते हैं। जो शरीर में से बाहर जा रहा है उतना ही पानी अंदर डाल सकते हैं। अगर हमारे शरीर में हमने ज्यादा पानी डाला तो पानी रिटेन होगा और शरीर में जल की वृद्धि होगी। अगर हमने पानी ज्यादा कम पिया तो शरीर में जल का क्षय होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये संपूर्ण सिस्टम हमने क्या खाया पिया है उससे संबंधित नहीं है। इसलिए लिक्विड मेटाबॉलिज्म एक अलग सिस्टम से चलता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। और हमारे शरीर में जो सॉलिड खाते हैं हम, रोटी सब्जी दाल चावल मटन चिकन फिश अंडे, जो भी खाएंगे उसका एक मेटाबॉलिज्म अलग होता है। तो हमने मुंह में डाला कोई चीज, मशीन है समझो, मुंह एक मशीन है, तो अंदर जाएगी। कितनी जाती है? आपने फ्रूट खाया, फ्रूट के बाद चाय में आप जिस तरीके से कहते हो, मुझे लगता है कि 11 ग्राम की चाय होती होगी आपकी सॉलिड। पौना चम्मच शक्कर मतलब 7 ग्राम, पाव कप दूध में आपके 5-6 ग्राम का सॉलिड। उसके साथ कोई बिस्किट बिस्किट खाते हैं? हाँ, बिस्किट्स ले लेते हैं। कितना लेते हैं? बिस्किट्स हो जाते हैं 3-4 कम से कम। 3-4 बिस्किट का मतलब है 25 ग्राम। उसके बाद उसके बाद बस ब्रेकफास्ट। क्या ब्रेकफास्ट आफ्टर बाथ ब्रेकफास्ट मेनली तो वही एक चपाती होती है, 35 ग्राम। चपाती, या कई बार चपाती, हाँ, एक चपाती या पराठा वगैरह टाइप इस तरह से होता है। ओके, पराठा होता है तो 50 ग्राम, चपाती होती है तो 35 ग्राम, फुल्का होता है तो 25 ग्राम। और लगा लो आइडिया। आई थिंक कि होगा, हमें का मुझे लग रहा है कि 1-2 मिला के 100 ग्राम के करीब होगा। नहीं, 100 ग्राम का रोटी खाना जाता है आपका? 2-3 रोटी खा लेते हैं? नहीं, तो 3 नहीं, 2 तक। 2। और उसके साथ क्या खाते हैं? रोटी ऐसे ही तो नहीं खाएंगे, कुछ खाना पड़ेगा ना साथ में। नहीं, मतलब पराठा वगैरह, हाँ, वो उसके साथ हम ले लेते हैं कुछ, या सब्जी वगैरह बनी हुई होती है जैसे, तो नहीं तो फिर 1 कप टी और चलती है। चलो, उसके साथ बाद में ब्रेकफास्ट हो गया। बाद में बस आफ्टर, अब क्लिनिक आने के बाद वही 3:30-4 बजे खाना खाते हैं। क्या होता है 3:30 खाने बजे में तक, 4 अल्टीमेटली? बजे तक खाने में वही चपाती, राइस, वेजिटेबल या सैलेड। तकरीबन 300 ग्राम। हाँ, हो सकता है, हाँ, 300-400 कितना होता होगा, क्योंकि ये फाइनल है ये। और उसके बाद में क्लिनिक जाने के पहले कुछ खाते हैं और थोड़ा सा? बस ओनली टी। ओनली टी। और ओनली टी। रात में डिनर लेते हैं? नहीं, डिनर नहीं, डिनर स्किप, डिनर नहीं। नहीं लेते हैं डिनर। वेरी गुड। कुछ नहीं, कुछ खाते हैं रात को? रेयर रेयर, कम, बहुत कम। बहुत कम। बढ़िया सर। तो अभी हमको एक कैलकुलेशन मिला है। करीबन दिन भर में आपके पेट में 750 ग्राम का खाना जाता है। ओके।
आपकी टोटल करिए, सब लोग अपने अपने करो टोटल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बहुत। मैं आपका दिन बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ये आपको जैसे ही मैं अगला प्रश्न पूछूंगा आपको ये कैलकुलेशन की महत्ता ध्यान में आएगी। अब एक छोटा सा पर्सनल सवाल सर, राजीव जी, हाँ जी, मल प्रवृत्ति रोजाना होती है आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, अप्रोक्सीमेटली हाँ कितना जी, डेली जी, डेली। ग्राम होती होगी अप्रोक्सीमेट? I never measure, but as I think, I can't say proper, but maybe 250 350 or 500 gram. Okay, 300 400 ग्राम, 350 or 5. ओके। हाँ, नियर बाई। हाँ नियर बाई, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है। इसका मतलब आपने 750 ग्राम पेट में डाला मशीन में और 300 ग्राम निकाला, बचा कितना? 450 ग्राम। मैं जरा कैलकुलेशन के हिसाब से, कभी हाँ कम जी, ज्यादा, ज्यादा निकला होगा, कम खाया होगा, सब कैलकुलेशन दिमाग में रखते हैं और हम इसको समझते हैं कि 250 ग्राम बचा जो हाँ जी, आपने हाँ पेट जी। में डाला, और जो नहीं निकाला वो 250 ग्राम तो होना चाहिए। आपका 500 ग्राम भी पकड़ू मैं तो भी 250 ग्राम बचता है। और आपका एज हाँ है जी, हाँ जी। 18,915 दिन, मैं उसको कैलकुलेट करने के लिए 18,000 लेता हूँ। 18,000 दिन से आप तकरीबन 250 ग्राम शरीर के अंदर बाकी रखते हो, हाँ जी, हाँ जी, जो आपने खाया और निकला नहीं बाहर। हाँ जी, बिल्कुल। कितना वेट होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। ये कितना वेट होगा? मेरा वेट, मैंने बताया कि मेरा एट प्रेजेंट वेट जो 83 नियर बाई। 8 आपका 83 किलो है और हमारे कैलकुलेशन में बचता है हाँ जी, 4,500 नियर किलो। बाई 80। हमारा कैलकुलेशन कहता है 4,500 किलो अंदर बचना चाहिए। तो ये बचा हुआ 4,417 किलो गया कहाँ? ये सवाल है। ये बचा हुआ 4,417 किलो गया कहाँ? कुछ ध्यान में आया सोहेल भाई? ओके। हमने खाया और निकला नहीं बाहर, तो गया कहाँ? ये हमारे वो रस, रक्त, मांस, मेज, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये तो सब उसमें आपका गया। 83 किलो वजन है सर। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र के साथ में थोड़ा सा पूरी, जो आज निकाला नहीं है आपने, सवेरे निकलने के बाद जो बच्चा खुचा होगा वो कान के अंदर का मल, नाक के अंदर का मल, आंख के अंदर का मल, खमल, बाल आपके सब पकड़कर कितना वजन है आपका? 83 किलो। बचा हुआ 4,417 किलो कहाँ गया? ये 99% से ऊपर ज्यादा हिल गया है। आपका बचा तो 1% भी नहीं बचा है, तो गया कहाँ? क्या लगता है आपको कहाँ गया होगा शिवाली? रिद्धि 11वीं साइंस कर रही है क्या? यस सर। हाँ, तो आपको भी मालूम होगा कहाँ जाता है ये खाया हुआ चीज। सर बर्न हो जाता है। बर्न होता है। किसके लिए बर्न होगा? ऑक्सीजन एनर्जी, सॉरी एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए बर्न होगा है? सैयद भाई, ये लड़की कहती है एनर्जी के लिए बर्न होगा, आपको भी लगता है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा माइक मुंह के पास लोगे तो सुनाई देगा शायद। हाँ सर, हाँ जी जी सर, एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम है हमारे माइक में। अच्छा अच्छा, ठीक है। माइक में सर प्रॉब्लम है। किसको किसको लगता है कि ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है और किसको नहीं लगता है? मैंने इतना साधारण सवाल पूछा, ये खाने का क्या होता है कि 11वीं की बच्ची कहती है कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम लोग तो डॉक्टर हैं,
हम लोगों को तो मालूम होना चाहिए कहाँ कन्वर्ट होता है, गया कहाँ। दीपांशु, अभी तक तो आपको याद होना चाहिए, आपको तो एग्जाम देनी है फाइनल ईयर के, अभी टाइम है। हाँ, कहाँ जाता होगा पाटिल मैडम, क्योंकि आप आयुर्वेद से या शास्त्र से संबंधित नहीं है, ये कहाँ जाता है? आपको क्या लगता है किशोर जी? यार मैं हर एक का नाम लेके क्यों पूछूं, आप जवाब क्यों नहीं देते सब अपने आप? अपनी फैमिली है ये। अभी अगले 10 दिन हम रोज बात करने वाले हैं और मैं इसी तरीके से हर एक से बात करूंगा। सर ये हाँ, आम बनता होगा आम बने सर, अपक्व आहार रस। अपक्व आहार रस कहाँ जाएगा शरीर के बाहर? नहीं, वो जा नहीं पाता ना, तो फिर उससे दुष्टि हो जाती है दोषों की, और फिर वो शरीर डिजीज। में है उनका 99% दुष्टि हो गई, और ये 1% जो बचा है वो हमारे राजू भाई है सामने। नहीं नहीं, पक्की बात। हाँ, तो कुछ और होता है। क्या होता है? हमने आपने कभी एडीपी एटीपी ये नाम सुना है क्या? यस सर। सुने जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कुछ? सुना है सर। क्या होता है हमने फूड खाने के बाद होता क्या है? हमने खाना खाया, उसका होता क्या है? अमीनो एसिड्स प्रोसेस बनेंगे, होती है। ग्लूकोज बनेगा, लिपोप्रोटीन्स बनेंगे, लिपिड्स बनेंगे, वो शरीर में जाएंगे, लिवर फैट्स जाएंगे, ये सब। बॉडी बनाएंगे। पर 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 ये सब हमारा शरीर बनाने में काम में आते हैं, उससे ज्यादा काम में आते हैं हमारे शरीर के कार्य को चलाने के लिए। ऊर्जा बनती है इनकी, मात्र ऊर्जा ही बनती है, और ये ऊर्जा हमारे शरीर से काम करती है। कौन से काम करती है ये ऊर्जा? वेदा जी, शरीर में कौन से काम होते हैं जो ये ऊर्जा करती है, हमारे आहार से मिलती है? अनम्यूट करिए पहले, बाद में बात। अभिषेक जी कुछ आया ध्यान, याद आ रहा है कुछ? सर एनर्जी जनरेट होगी ऐसे कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के रूप में। हाँ, एटीपी जनरेट होगा। तो क्या होगा उससे? उससे हमारे बॉडी को मतलब जो भी फंक्शन है उसमें हेल्प करेगा। कौन से काम है वो, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। मेटाबॉलिज्म है सर। मेटाबॉलिज्म में काम क्या होता है? जैसा मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं, आपका हाथ हिल रहा है, आप इधर उधर गए, घूम के आए, काम किया, आपका हार्ट चलेगा, आपकी रेस्पिरेशन चलेगी, आपकी किडनी चलेगी, आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम चलेगी, आपका ब्रेन चलेगा, आपकी आंखों की मूवमेंट होगी, हाथ पाँव की मूवमेंट होगी, सबके लिए ऊर्जा लगेगी, और ये ऊर्जा हमारे शरीर में तैयार होती है, और ये ऊर्जा ही अलग अलग कार्य करती है। बराबर है? यस सर। आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से देखे तो ये काम दोषों को दिया गया है, और इसलिए दोष जो है वो ऊर्जा स्वरूप है। सोचो, सिर्फ सोचो, अगर आपके शरीर में 2 लीटर कफ होता, 1 लीटर पित्त होता, हाँ, और 2 लीटर वात होता, तो वो इस नाड़ी में से चल सकता था क्या? आज सबको होमवर्क है, एक पाइप लेना या स्ट्रॉ लेना छोटा, उसमें कोई लिक्विड डाल के देखना, एक लिक्विड डालने के बाद आप दूसरा लिक्विड डाल सकते हैं क्या, वो देखना। एक वक्त अगर एक ट्यूब में एक लिक्विड पड़ा है, वो दूसरे लिक्विड को आने देगा क्या? ये इनको कोई भी मूर्त रूपत्व नहीं है, और ये ऊर्जा स्वरूप है दोष, और ये दोष ऊर्जा स्वरूप है, इसीलिए हम उनको नाड़ी में देख पाते हैं। अगर ये ऊर्जा स्वरूप नहीं होते तो इनको नाड़ी में देख पाना नामुमकिन होता। ऊर्जा स्वरूप है इसलिए उनका वहन होता है वेव फॉर्म में, ऊर्जा स्वरूप है इसलिए उनका वहन वेव फॉर्म में होता है। आपने सबने अभी इस वक्त पल्स ऑक्सीमीटर जरूर देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, देखा ही होगा, पक्की बात। तो पल्स ऑक्सीमीटर पे क्या क्या देखते हो आप?
तीन चीजें दिखती है। ग्राफ ग्राफ एक ग्राफ दिखता है, दूसरा एक आपको हार्ट रेट, ऑक्सीजन रेट, ऑक्सीजन दिखता है, और कंसंट्रेशन और हमारी पल्स रेट दिखती है। ये ग्राफ काय का दिखता है? चेतन, काहे का ग्राफ दिखता है? ये आपका ईसीजी होता है क्या? सर स्पंदन, काय का स्पंदन? पल्स का है, हार्ट का है। करेक्ट, आपके पल्स का स्पंदन होता है। वहां पर ग्राफ कहा आपने, तो कौन सा ग्राफ है ये है प्लेथिस्मोग्राम। प्लेथिस्मो मतलब आर्टरी, ये आर्टरी के मूवमेंट का ग्राफ है प्लेथिस्मोग्राम। बस वो पल्स रेट। समझना उंगली से, यही नाड़ी परीक्षा है। ये जो ग्राफ दिखता है उसमें आपको वेव फॉर्म दिखता है, एक पल्स ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए दिख रही है क्या? याद करो। और फिर वो अलग अलग स्टाइल में चलती है, कभी फास्ट चलेगी, कभी शार्प चलेगी, कभी सॉफ्ट चलेगी, कभी ज्यादा ऊपर जाएगी, ज्यादा नीचे जाएगी, कभी थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ी सी नीचे जाएगी। आपको वो ग्राफ को अगर देखे आप, तो आपको पल्स की होने वाली मूवमेंट को समझने का एक साइंटिफिक तरीका मिलता है। और यही साइंटिफिक तरीका जब हम उंगलियों के माध्यम से करते हैं तो उसे नाड़ी परीक्षा या पल्स डायग्नोसिस कहते हैं। इसमें से हमें इन तीन दोषों को आइडेंटिफाई करना है। ये प्लेथिस्मोग्राफ से ये जो नर्व में होने वाला जो वेव फॉर्म चल रहा है, उस वेव को आइडेंटिफाई करना है। फिर से उंगली रखो। अभी मैंने आपको एक चीज सुनाई है, उसके बाद उंगली रखो। एक उंगली रखो, दो रखो, तीन रखो, जितनी रखनी उतनी रखो। आपको क्या महसूस करना है आज के दिन का होमवर्क? आपको महसूस करना है कि आपके नाड़ी की मूवमेंट, उसमें ऊपर जाने वाला पोर्शन, ऊपर रहने वाला और नीचे आने वाला पोर्शन को आप महसूस कर सकते हो क्या? नाड़ी के तीन हिस्से होते हैं, पल्स के तीन हिस्से होते हैं। एक वो पल्स ऊपर जाने वाली, लग रही है क्या ऊपर जाने वाली पल्स? देखो जरा, जी सर लग रही है। ऊपर जाने वाली पल्स लग रही है ना? उसके बाद वो रहती है ऊपर कुछ देर तक और फिर नीचे जाती है। महसूस करो, दिन भर में कम से कम 15-20 बार महसूस करना, तीनों उंगलियां रखकर। जहां मर्जी वहां रखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कैसे रखना ये भी नहीं कह रहा हूँ, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ये जो हमारे शरीर में होने वाली एनर्जी की मूवमेंट है, ये जो एनर्जी है वो तीन प्रकार के काम करती है। एक है ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट, शरीर में जितनी भी हलचल होगी वो ज्ञान की भी हो सकती है, उसको कहते हैं वात। वा गति गंधन यो से, गति का मतलब है मूवमेंट और गंधन का मतलब है ज्ञान। ये दोनों का मूवमेंट करने वाला जो है वो है वात, जो आपकी मूवमेंट कराता है शरीर में। हम कहते हैं कि कफ पंगु पित्त पंगु पंगु मल धातुवा वायुना यत्र नियंति तत्र वर्षन्ति वेगवत्। ये समान आने वाली चीज है। आपको तीन उंगलियां रखनी है, उसमें से मूवमेंट कराने वाली तो वात है। वो वात एक। 2 नंबर पे है ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली, चेंज करने वाली, तापमान बढ़ाने वाली, वो है पित्त। पित्त तप संतापे, संताप का मतलब है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर के साथ खेलेगा वो है पित्त, जो परिवर्तन करेगा वो है पित्त। और जो बांध के रखेगा, श्लिष आलिंगन श्लेष्मा, जो बांध के रखेगा, कोहेसिव इफेक्ट करेगा, कंजेशन करेगा, लिक्विफाई करेगा, आटे को गूंद के रखेगा, वो है जल, पृथ्वी वाला कफ, श्लेष आलिंगन कफ। ये तीन प्रकार की ऊर्जाएं शरीर में होती है, और तीन प्रकार की ऊर्जाएं हमें नाड़ी के माध्यम से ढूंढनी है। और ये ऊर्जा हमारे अन्न से प्राप्त होती है, अन्न से पोषित होती है, परंतु होती है जन्म से। क्योंकि हम मानते हैं शुक्र शोणित जीव संयोगे यो भवे तो दो तो प्रकृति जायते तेन। हमारे जन्म के समय शुक्र और शोणित का स्पर्म और ओवम जब मेट करेंगे यूट्रस के अंदर, तो एक जाइगोट बनता है।
और जाइगोट बनता है उसी वक्त उसमें जो दोषों की स्थिति होगी वही हमारी प्रकृति है। प्रकृति कोई और बाद में दोष ऐड नहीं होते हैं, उसी वक्त होते हैं जाइगोट के वक्त। मतलब ये वहां है, वहां होते ही है। इसकी उत्पत्ति अलग से नहीं होती, सिर्फ इसका पोषण अलग से होता है जो अन्न के माध्यम से होता है। कल हम जानेंगे प्रकृति के बारे में। कल थोड़ा सा वात पित्त कफ के लक्षणों और कर्मों के बारे में भी जानेंगे। आपके पास जिनके पास किताब आज पहुंची होगी वो लोग पढ़ ले, जिनके पास नहीं पहुंची होगी, जो पहुंचने वाली है, वो अपने पुरानी किताब ढूंढकर उसमें से वात पित्त कफ के गुण लक्षण कर्म को देख लें। जिनके पास किताबें नहीं है उन्होंने नेट पे जाके सर्च करें। ये ऊर्जा कैसे काम करती है, इस ऊर्जा को कैसे ढूंढना, ये हम बात करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। ठंड काफी है, आप लोग तो राजस्थान में हो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। मुंबई में ठंडा है, मतलब बाकी पूरे भारत में ठंडा होगा। हाँ, मुंबई में हम लोग जाके थैंक यू वेरी मच। सब कुछ भी गड़बड़ है। चलो कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी थोड़ी देर में ग्रुप पर। आपके जो भी प्रश्न होंगे ग्रुप पे डालना। अगर आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया है 9326 72467 9326 72467 ये नंबर है। मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया है, नाड़ी परीक्षा 61 दिसंबर 20। तो आपको उस ग्रुप में सबको समाहित किया है। अगर आप में से कोई आपको मिलता नहीं है तो प्लीज ढूंढिएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। आपका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन 2-2, 3-3 लाइन में उसमें डाल दीजिएगा। तो बाकी अपने सहपाठी जो है, हम लोग 10 दिन आपस में इंटरेक्ट करने वाले हैं। आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि हम सिर्फ श्रवण भक्ति कर कर जाएंगे यहाँ से, तो आपके पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा। जब तक आप एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं लोगे, मैं माफी चाहता हूँ आपसे सबसे फिर से, आपकी सीखने में कमी आ जाएगी। पार्टिसिपेट करिए, जो भी आता है, जैसा भी आता है बोलिए। बोलने के माध्यम से आप रिकॉल करेंगे चीजों को। जैसे जैसे रिकॉल करोगे वैसे वैसे हम ज्यादा देर तक चलेंगे। आज मैंने 18 मिनट ज्यादा लिया है, कल हम 1 घंटे में फिनिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।